यस, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पे, आप प्लीज देखिए और बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस डेट को मनाया जाता है। ये बाघ दिवस है वो हम 2010 से मना रहे हैं। ये जो बाघ दिवस है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग सिंस 2010, ठीक है, 2010। सो किस डेट को? 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई या 4 जुलाई? यस, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो हम मनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है। और आज अगर भारत में बाघ की जनसंख्या आप देखोगे तो इट इज अराउंड, जो ऑफिशियल डेटा है वो कहता है इट इज 3167, जो पहले से काफी बढ़ गया है, ठीक है, काफी बढ़ गया है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बाघों की जनसंख्या अभी कितनी है, तो अभी जो प्रेजेंट डेटा हमारे पास है उसके अनुसार इट इज 3167, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, देखिए शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन जो हैं आपको लगातार मिल रहे हैं। हर एक एग्जाम में मैं देख रहा हूं कि एक शॉर्टकट की कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जरूर रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू मेक द कंटेंट्स ऑफ अ सेल अंडरलाइंड इन MS Excel 365, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। Ctrl+6, Ctrl+3, Ctrl+2 या Ctrl+4? आपको सभी को पता है कि MS Excel 365 में इसके लिए Ctrl+4 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। Ctrl+4 जो है इट इज द राइट शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द कंटेंट इन MS Excel 365, ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCRB? NCRB का नाम आपने सुना होगा, मुझे लगता है कि एग्जाम्स में भी आपने, अगर एग्जाम्स आपको अपियर हुए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको NCRB से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते रहते हैं। करंट अफेयर्स में हमेशा इनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। सो नेशनल करेंसी रिकॉर्ड ब्रांच, नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लीज मुझे बताइए कि इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा। सो ऐसे प्रश्न जो एब्रिविएशन वाले होते हैं उससे प्रश्न आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IBSA है, ब्रिक्स है, उससे भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या उत्तर होगा आपके अनुसार। सो क्या क्वेश्चन करता है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट है और इसमें से पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और ये किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो जो बैंक के रिजर्व्स होते हैं, आपको इकोनॉमी के क्लास में जो थ्योरी की हमारी क्लास है उसमें हमने पढ़ा है, जो मॉनेटरी बेस है, जो रिजर्व्स हैं, जो भी कमर्शियल बैंक को मैंडेटेड होता है RBI के द्वारा कि ये कुछ कैश जो है किस फॉर्म में आपको रखने हैं, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आपके सामने आया है। एंड आई होप कि आपको चीज़ें याद होंगी, आप PPTs का रिविजन कर रहे होंगे। प्लीज़ बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सी, तो क्या कह रहा है कि दीज रिजर्व्स आर केप्ट पार्सली एज कैश, मतलब कुछ पैसों को कैश के रूप में रखते हैं, एंड पार्सली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यस, ये जो रिजर्व्स हैं जो कमर्शियल बैंक को रखने होते हैं तो कुछ तो कैश में रखते हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जगह रखते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पैसे के अलग रूप में आपके पास होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। केवल कैश के फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक से, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनको चीज़ों को नहीं रखना होता है। अपार्ट फ्रॉम कैश दे कैन कीप दिस अमाउंट इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय साधन, ठीक है। सो दूसरा जो है वो कह रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो CRR आर डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको जो कमर्शियल बैंक है उसको किसके साथ, रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बोथ एंड 1 एंड 2। बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अ star network, how many lines are required for connecting end nodes to the host node? इन जो नोड्स है उसको होस्ट नोड को कनेक्ट करने के लिए कितनी लाइंस की जरूरत पड़ती है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n+1, n/2 ब्रैकेट -1 या n-1। आपको आंसर पता है, बहुत आसान प्रश्न है ये, अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी n-1। ठीक है, n-1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पॉलिटी के जो लेक्चर्स किए थे अपने जीएस थ्योरी की बुक के लिए, उस लेक्चर्स में मैंने पार्ट्स के लिए एक स्पेशल लेक्चर आपको लिया था, उस सारे पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। प्लस इसके अलावा जो भी हमने टॉपिक लेक्चर्स में लिए थे उन टॉपिक्स के हर एक टॉपिक का मैं पार्ट्स आपको बताया था। आई होप कि आप रिवीजन किए होंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होगा। तो जल्दी से बताइए कि अगर पार्ट 9 की बात करें तो संविधान में जो पार्ट 9 है या भाग 9 है, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको हम डील करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि संविधान के जो इतने भाग किए गए हैं, तकरीबन 25 पार्ट्स हैं, अभी पहले 22 थे, अभी 25 हैं। सो इन सब भाग का पर्पस क्या है, इन भाग करने का मेन जो पर्पस है वो क्या है कि सहूलियत, ठीक है, ईज टू कीप थिंग्स ऑन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। पार्ट्स बना दिया और इशू डाल दिया, उसके अंदर आर्टिकल डाल दिया, तो क्या हो गया, चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, काफ़ी अरेंज्ड हो गई। इसलिए पार्ट 9 की बात करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट इसके अंदर है और इसमें जो है वो क्या है, वो है पंचायत। ठीक है, पार्ट 9 में जो है वो पंचायत इंक्लूडेड है, इसको आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप गलत करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्न हैं ये सब। ओके, तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्या बोलता है, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ। देखिए ये सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद, सारे पार्ट, शेड्यूल सब मैंने आपको कराया है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, alteration of areas of existing state, alteration of names of existing state या name and territory of union। yes, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से याद कीजिए और बताइए। हमने सारे चीज को कवर किया है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल 2 आपसे पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है, और ये कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जो आर्टिकल 2 में डील होता है, ये आपको बताना है। यस, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है, पढ़ाया है मैंने। 6500 वाले क्वेश्चंस में भी पॉलिटी सेक्शन में ये चीज़ आपको बताया है, और थियोरी क्लास में तो बहुत अच्छे ढंग से हमने ये सब चीज़ें देखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो किन को हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनको हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से। और इनकी बहुत बड़ी मूर्ति अभी आप जानते हैं कि गुजरात में स्थापित हुई है, और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आपको आ रही होंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच कंट्री वन द वुमेन्स T20 एशिया कप 2022, वुमेन्स T20 एशिया कप 2022 फॉर क्रिकेट। ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। आप देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स है, टूर्नामेंट्स है, उसके जो विनर्स हैं वो शायद वुमेन का हो या मेल का हो, उसके जो विनर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उन सारे फैक्ट्स पे बहुत कमांड करना पड़ेगा, तब जाके आप देखोगे कि कुछ प्रश्न आपके हैं बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो इसलिए भी सॉल्व करना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस आपका फर्स्ट 15 से 20 मिनट जो होता है उसमें बढ़ जाता है, तो उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है बहुत आसानी से आप उसको कर ले जाते हैं। जल्दी बताइए कि किस देश ने ये टूर्नामेंट जीता है। यस,
किस देश ने ये टूर्नामेंट जीता है आपको बताना है, और बहुत आसान प्रश्न है ये, और इसको जीता है हमारे इंडिया ने, ठीक है। और इंडिया हैज़ वन दिस टूर्नामेंट, क्लियर है। और भारत में इस साल का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का रेडियस मतलब पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा स्कूल में। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। द रेडियस ऑफ अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? क्या होता है त्रिज्या आपके अर्थ का? अर्थ का जो रेडियस है क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इट इज 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। इसको आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। ऐसे फैक्ट को आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, बाकी कोई विकल्प नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए 6371, इसमें वही नंबर्स हैं जो हमारे नंबर्स जो है इंडिया में टाइगर्स की है। वो क्या था नंबर, याद है आपको? मैंने कराया था 3167, ठीक है। 3167 ये जो नंबर है वो टाइगर्स इंडिया में, और ठीक यही नंबर यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। नंबर चेंज है, थोड़ा सा वो जो एग्जैक्ट नंबर निकल के आएगा वो डिफरेंट है, लेकिन जो नंबर्स हैं जो वो सेम है। लेट्स मूव। इन ह्यूमन द नेक इज ज्वाइंड बाय हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स? यस, बहुत अच्छा जो आपका ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो गर्दन होता है उसको सिर से जोड़ने वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मनुष्यों में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी रहती है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको बॉल और सॉकेट जोड़ कहते हैं, हिंज जोड़ कहते हैं, मुख्य जोड़ कहते हैं, या संयुक्त जोड़? फिक्स्ड, पाइवोटल, हिंज या बॉल एंड सॉकेट? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने साइंस के बुक में। इट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट्स, और साइंस के क्लासेस में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, पाइवोटल जॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा? ओके। So let's move to next question. Which of the following pair is mineral source is correct? क्या बोल रहा है कि मिनरल के सोर्सेज हैं, आपको बताना है कि कौन से इसमें सोर्स सही है। 1 और 2, विटामिन ए पपाया, और आयरन जो है वो स्पिनच से मिलता है, आपको बताना है। बोथ 1 और 2, नीदर, ओनली 1 और ओनली 2। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि पालक से आयरन मिलता है, बिल्कुल सभी लोग को पता है। और आपको भी ये चीज पता होगा कि विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईज, और इट इज एडवाइज्ड फॉर दोज हु हैव आईज प्रॉब्लम कैन कंज्यूम पपाया। सो द बोथ आंसर इज राइट, बोथ 1 एंड बी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु वन द मेंस, क्या है देखिए इस बार जो है ये मेंस वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है। Who won the men's single title at the ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आया है। हमने यूएस ओपन वाला क्वेश्चन किया था, आपको अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वेश्चन बताना है कि हु वन द मेंस सिंगल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको कौन जीता था? राफेल नडाल, कैस्पर रूड, डैनियल मेहदेव और नोवाक जोकोविच। मेंस सिंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जो है मेंस सिंगल का खिताब जीता है? राफेल नडाल, कैस्पर रूड, डैनियल मेडवेडेव या नोवाक जोकोविच। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ही हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? As per the census of 2011, what is the annual rate in population of India? ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक एनुअल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर था वो क्या था, आपको बताना है। मतलब डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे जो है डिकेडल या एनुअल जो है वो ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है 1.97%, 1.64%, 2.16% या 2.22%। यस,
किस परसेंटेज से हमारा जो डिजिटल ग्रोथ है 10 साल में जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1.64%, ठीक है। और जो सेंसस वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस राज्य में कितने शिक्षित लोग हैं, कौन सा वर्ग कितना शिक्षित है, किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस यूटीज़ का पॉपुलेशन सबसे कम है, इस तरह के प्रश्न भी आपको है एग्जाम में मिलेंगे। तो सेंसस वाले प्रश्न के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर हैं उसको प्लीज़ आप लोग एग्जाम में देख के जाइएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो उदय शंकर वॉज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। उदय शंकर जो हैं वो क्या है, एक भारतीय नर्तक हैं और उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है आपको बताना है। इंडियन स्टाइल ऑफ डांस, फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस, फोक डांस स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल ऑफ डांस। ओके, उदय शंकर को इज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए इनको हम जानते हैं, इनकी पहचान कैसे है। तो इनकी जो पहचान है वो फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए है, ठीक है। फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए हम उदय शंकर को जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ें। तो इस तरह के आपको देखिए बार बार ऑब्जर्व करना है जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव टू हैव गुड कमांड ओवर दिस क्वेश्चंस अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए प्लीज़ कीप योर आइज ईयर ओपन और बहुत अच्छे से समझिए कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे एसएससी पूछना चाह रहा है, टीसीएस कैसे प्रश्न जो है आपसे सेट कर रहा है, ठीक है। तो हम आप दोनों मिलके क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है हमें जरूर मिलेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम स्पोर्ट्स इज करेक्ट। ये जो पेयर है आपको बताना है कि इसमें कौन सा है वो करेक्ट है। 11 बास्केटबॉल में या 11 वॉलीबॉल में, बोथ 1 and 2, नीदर 1, ओनली 1 या ओनली 2, आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए कि कौन सा जो मैचिंग है वो गलत है या कौन सा है इसमें सही है, ठीक है। आपको करेक्ट मैचिंग पूछा जा रहा है। तो करेक्ट देखिए इसमें से मुझे लगता है कि कोई नहीं है और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा नीदर 1 nor 2। क्यों, क्योंकि बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं, टोटल तो इसमें 11 होते हैं लेकिन फील्ड में केवल 5 होते हैं और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदर 1 nor 2, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है। जो शुष्क मिट्टी है वो किस एरिया में मुख्य रूप से विकसित होती है, ठीक है। जो विशेष शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है ये आपको बताना है। शुष्क मिट्टी मतलब एरिड सॉइल जो है वो किस एरिया को बिलोंग करती है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहीं पे हैं सामने आपके, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। शुष्क मिट्टी, यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन आपने समझा, प्रश्न को समझे आप। कह रहा है कि एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया विच एग्जिबिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड टोपोग्राफी, ठीक है। सो साउदर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान या साउदर्न राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थान है उस एरिया में बेसिकली आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी में आप इस चीज़ को कवर किए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन देखिए टोटल 8 तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो सॉइल्स के हैं। एरिड है, ब्लैक सॉइल है जिसको रेगुर भी कहते हैं आपके, इसके अलावा बहुत सारे जो गीली मिट्टी है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो लेटराइट जो लाल सॉइल है उसका क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप याद कीजिएगा क्योंकि अगर यहाँ पे एरिड सॉइल पूछ रहा है तो आप तैयार रहिए कि दूसरे सवाल भी एरिड से या दूसरे मिट्टी से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे प्रश्न से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे आगे भी। ओके, सो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल था उसका जो साल था, जो काल था वो क्या था आपको बताना है। 1206 से 1210, 1320 से लेके 1324, 1290 से लेके 1296 या 1266 से लेके 1287। अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप बता सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं और इसका जो काल था रूल का वो कब था वो आपसे पूछा जा रहा है।
तो बहुत शॉर्ट टर्म था, 1206 से लेके 1210 के लिए, और इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो रूल कर रहा था। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और बताते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। सो काय गोम्पा, ठीक है, काय गोम्पा क्या है? के गोम्पा, द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन वेस्टर्न हिमालय इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ठीक है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये सिचुएटेड है आपको बताना है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा किस राज्य या किस एरिया में सिचुएटेड है? यस, फटाफट बताइए। जो बौद्ध वाले और जो जैन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत आते हैं। सारनाथ से क्वेश्चन आएंगे आपके, कहाँ पे प्रवचन दिया था, कहाँ पे गौतम बुद्ध जो है महासमाधि ली थी, ये सब जो प्रश्न हैं आपको आएंगे एग्जाम में डेफिनेटली। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है के गोम्पा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं अगर आप एंसेंट हिस्ट्री को पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा एंसेंट हिस्ट्री में जो जैन हैं और जो बौद्ध हैं उनके सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ बहुत बार रिवाइज कर लीजिएगा। बुक्स में दी गई हैं, हमारी जो थ्योरी की बुक है उस बुक में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे ढंग से दी गई है। प्लीज़ आप वहाँ से उसको आप पढ़ सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि हर एक एग्जाम में बौद्ध और जैन से तो आप को एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो जैन्स और बौद्धिज्म वाले क्वेश्चन आप निश्चित पूरे करके जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following combinations of RBI tool monetary instrument is correct? ठीक है, कह रहा है कि देखिए आरबीआई जो मॉनेटरी में हमने पढ़ा है कि आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, जो क्वांटिटी वाले टूल्स होते हैं उसमें जो क्या होता है, पैसे को कहीं ना कहीं फ्लो किया जाता है, उसको क्या क्या किया जाता है, कभी कभी पैसे को मार्केट में बढ़ाया जाता है या मार्केट से कई बार पैसा को खींचा जाता है, पैसा को निकाला जाता है। तो उसके उस वैसे टूल्स को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, और जो क्वालिटी वाले टूल्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली मेंटल टूल्स हैं, वैसे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, वहाँ पे डिस्कशन वाले टूल्स हैं, उनको लोगों को बुला के आप समझाओगे इस तरह की जो बातें हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो इस टूल्स का काम क्या है? इस टूल्स का काम है बेसिकली जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि महंगाई जो कंट्रोल करना है, ये जो मैंडेट है ये किसके पास है? ये आरबीआई के पास है। और आरबीआई इसके लिए दो टूल्स का इस्तेमाल करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, सो क्वांटिटी वाली टूल में क्या क्या आता है? कैश रिजर्व रेशियो आ गया, आपका रेपो रेट आ गया, रिजर्व रेपो रेट आ गया, बैंक रेट आ गया। और जो क्वालिटी वाले टूल्स हैं वो समझाने उझाने का है। किसी बैंक ने अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो आरबीआई उसको फ़ोन करके कह सकता है कि समझ जाओ, अब प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सब समझाने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है क्वालिटेटिव, मतलब मोरल सुएसन। ये जो है ये बिल्कुल सही है। दिस इज 100% राइट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा गया। तो पढ़िए जल्दी से और क्वेश्चन को समझिए कि इस बार फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? देखिए ये परमानेंट सेटलमेंट वाले क्वेश्चंस भी कई बार मैंने देखे हैं कि ये रिपीट होते हैं। मैं तो यही कहता हूँ जब क्वेश्चंस हम जानते हैं कि वो रिपीट होते हैं तो क्यों नहीं उसको ऐसे ढंग से तैयार कर ली जाए कि जब भी हम एग्जाम में इस क्वेश्चंस को देखें बहुत आसानी से उनको हम सॉल्व कर पाएं। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के जो थे वो कौन थे आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, सो राइट आंसर विल बी कॉर्नवालिस। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जब आपका परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स, ये जो पेयर्स हैं आपको बताना है नंबर एंड कॉम्पोजिशन इज करेक्ट। ठीक है, which of the following pairs of number and composition is correct? Atomic number, number of protons, and mass number, sum of the number of neutrons and protons. Yes, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या एक ही करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों गलत है, या
एक ही या दोनों सही है? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है। दोनों दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट? पहली महिला उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहाँ की बनी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, मार्गरेट हिंगिस, एलिनोर रूजवेल्ट, सुचित्रा पॉल या कमला हैरिस? पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनके इन्होंने इतिहास रचा और शी हैज मेड अ हिस्ट्री, सो हर नेम इज कमला हैरिस। कमला हैरिस बेसिकली भारतीय मूल की हैं, लेकिन ही इज एन अमेरिकन सिटीजनशिप इसके पास है, लेकिन आप इस नाम से पहुंच सकते हैं कमला नाम से कि सी इज एन इंडियन ओरिजिन। और देखिए सी इज इन अमेरिका, कितने बड़े पोस्ट पे हैं, और सी हैज नो हेजिटेशन टू कीप अ नेम लाइक सो ट्रेडिशनल कमला। कमला नाम जो है बहुत ट्रेडिशनल नाम है हमारे घर में, आजकल समाज में आप देखेंगे उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप देखोगे एक लाइफ में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप देखना, हमेशा ऑब्जर्व करना, जितने ऊंचे आप जाओगे उतने आप डाउन टू अर्थ होते चले जाते हो। जितने नए लोग होते हैं आप देखना कि जितने भी नए नए लोग हैं वो इतने मतलब उनको कुछ छोटा सा एक बार प्लेन पे बिठा दो आप किसी को, वो इतने फोटो स्टेटस पे डाल देगा व्हाट्सएप के कि आमने सामने वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि वो देखिए वो पहली बार प्लेन पे बैठ रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है, उसको लोगों को बताना है कि मैं भी प्लेन पे बैठ सकता हूँ। आप देखना जो भी वैसे लोग होते हैं, या आप लोग को भी मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सब काम मत किया करो। अगर आपने कोई चीज़ पहली बार किया है तो उसको एक्सपीरियंस लो और कोशिश ये करो कि उसको आप बार बार करो, आप अपने लेवल पे और राइज करो। आपने एक एग्जाम किया, एमटीएस मान लो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, एंजॉय करो, सेटिस्फाइड हो, लेकिन व्हाई डोंट यू क्लियर एन आईएएस एग्जाम? मेक श्योर दैट यू क्लियर द आईएएस एग्जाम, आईपीएस एग्जाम, ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम क्लियर करो, मैं तो यही चाहूंगा। लेकिन एक छोटा सा अचीवमेंट के बाद बहुत खुश आदमी को नहीं होना चाहिए। हाँ, एंजॉय करो क्योंकि आपने मेहनत किया है, लेकिन आप आगे का रास्ता जो है वो बंद मत कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, देन लोग अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, आप शोर करने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता इतनी शोर करेगी कि लोगों के कान फट जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पेसिस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक एंडेमिक स्पेसिस है? ठीक है, एंडेमिक स्पेसिस है, इनमें से कौन आपको बताना है? निकोबार पिजन, इंडियन वाइल्ड, डेजर्ट फॉक्स या इंडियन राइनो? ठीक है, यस, निम्न में से कौन सा एक एंडेमिक स्पेसिस है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अपने हमने याद होगा आपको, एक दो लेक्चर पहले हमने एक चीज़ डिस्कस किया था कि एल्गे और जो फंगाई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। आप इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सो एंडेमिक स्पीसीज इसमें से कौन है? तो वो है आपका निकोबार पिजन। ठीक है, निकोबारी जो कबूतर है ये एंडेमिक है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हु हैज वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेंजेंट? ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेंजेंट किसने जीता था? ये आपको बताना है। खुशी पटेल, रोशनी रज्जाक, वैदेही डोंगरे या नव्या पेंगोल? नव्या पेंगोल, इन चारों में से कौन है जिन्होंने ये खिताब जीता है? आपको बताना है। खुशी पटेल, रोशनी रज्जाक, वैदेही डोंगरे या नव्या पेंगोल? यस, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी थी, काफ़ी न्यूज़ में थी। फट से बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान और सरल है। यस, क्या हो गया इसका राइट आंसर? हु हैज़ वन दिस मेडल? ठीक है, मिस इंडिया पेंजेंट का जो वर्ल्ड खिताब है ये किसने जीता था? तो ये जीतने वाली थी आपकी खुशी पटेल। ठीक है, ये थी खुशी पटेल। क्लियर है? तो ये आज के 25 प्रश्न थे, हमने डिस्कस किए, चीज़ों को समझा। मुझे आशा है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी आपको मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, आपके पॉलिटी को मैंने कराया है। ठीक है, पॉलिटी का आपके पास 6500 और जो थ्योरी बुक है उन दोनों का वीडियो कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो कोर्स जो है वो अवेलेबल है। वीडियो कोर्स के अंदर आपको मैंने पीपीटीज अवेलेबल करवाए हैं। उस पीपीटी का भी अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपका जो स्कोर है ये क्वेश्चंस में
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास मानो। अगर आप पीपीटी का भी रिवीजन कर लोगे तो आपके जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, ठीक है, आपके जो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, आपके जो इन्वायरमेंट्स हैं उसके जो बेसिक्स हैं उसको प्लीज़ आप क्लियर करो। बेसिक्स पे आप ध्यान देना। जब आप बेसिक्स पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे होने लगे। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और ये जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस किए हैं इसका बहुत ज़्यादा लाभ आप सभी को मिल रहा होगा, क्योंकि आपका एक तरह से रिविजन हो रहा है। और ये जो भी प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई कैन गिव यू गारंटी कि इन प्रश्नों में से, इन क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आप अपने तरफ से बहुत मेहनत करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।